नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की एक और मांग के आगे झुकी सरकार, अब पराली जलाना नहीं माना जाएगा अपराध। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी के सीएम के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है जनता, सवे में योगी अखिलेश के बीच इतना है फासला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रचार सचिव अरुण के छिब्बर ने उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाते हुए शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की। छिब्बर 65 ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो पार्टी के साथ 40 साल से भी ज्यादा वक्त से जुड़े रहे हैं, पूरे समर्पण और निष्ठा से काम किया है। छिब्बर ने कहा, अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से ही मैं इससे जुड़ा हुआ था और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने कभी अपने परिवार की परवाह नहीं की और देश की सेवा करने के पार्टी के एकमात्र लक्ष्य से प्रभावित रहा। स्नातकोत्तर छिब्बर ने कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरी से ज्यादा तवज्जो भाजपा को दी और पार्टी नेतृत्व के हिसाब से हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने दावा किया, पिछले कुछ साल तक जब तक हम जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं थे, हम शक्तिशाली हुआ करते थे और अपने स्तर पर जनता की समस्याएं सुलझाया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से हम जनता के साथ अपना संपर्क खोने लगे। छिब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नए लोगों के शामिल होने से बढ़ रही है, लेकिन पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले पुराने लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की एक और मांग के आगे झुकी सरकार, अब पराली जलाना नहीं माना जाएगा अपराध। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के चुनाव क्या सिर पर आए, सरकार ने तो हार के डर से किसानों के सामने घुटने ही टेक दिए। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सरकार ने किसानों की एक और मांग स्वीकारते हुए पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने और घर लौटने का भी आग्रह किया। बता दें कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी। भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के सीएम के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है जनता, सवे में योगी अखिलेश के बीच इतना है फासला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। सभी राजनीतिक दल आम जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। एक ओर से जहां सत्ता पर काबिज पार्टी उद्घाटन और निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर चुनावी मैदान में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर दी है, तो वहीं विपक्ष में बैठे दलों की ओर से सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर जनता यूपी की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। क्या फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो पाएंगे या जनता अन्य विपक्षी दल को इस बार मौका देगी? इस सवाल का जवाब अपने पाठकों तक पहुँचाने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया, जिसमें सीएम की पसंद को लेकर अहम आंकड़े सामने आए हैं। इसमें जनता ने बताया है कि वे किसे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी। बता दें कि पिछली बार के सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया था। वहीं अखिलेश यादव को इस बार 32% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है, जो कि पिछली बार के सर्वे में 31% था। वहीं मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते हैं, जो कि पिछली बार ये आंकड़ा सिर्फ 5% था। प्रियंका गांधी को यूपी की सीएम के रूप में 4% लोग देखना चाहते हैं, जो कि पिछले सर्वे में ये आंकड़ा 5% था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद तक ट्रैक्टर मार्च टाला है, खत्म नहीं किया, किसानों ने चेताते हुए कहा बातचीत की टेबल पर आए सरकार। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा, बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। एसकेएम नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। किसान नेताओं ने साथ ही ये भी साफ किया कि उन्होंने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा था कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर तक प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है। आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला उस दिन लिया गया है जिस दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की 2 अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती और एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इससे किसानों की एमएसपी को लेकर कमेटी की मांग भी पूरी हो जाती है। हालांकि किसान नेताओं ने इसके जवाब में ये कहा था कि सरकार बताए कि एमएसपी को लेकर कानून कब बनाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने यूपी में कहा भाजपा की लूट वाली नीति को खत्म करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के उद्घोष के साथ कहा कि भाजपा की नई खनिज नीति किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल है। प्रियंका ने दावा किया कि हम भाजपा की लूट वाली नीति को खत्म करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को यहां छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में वादा किया, उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा और महिलाओं को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल न जमा करने वालों का बिजली बिल भी माफ होगा। बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुंदेलखंड को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2 सालों में 1500 किसानों ने आत्महत्या की। बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह चुनावी बुंदेलखंड विकास बोर्ड नहीं बल्कि इसके लिए स्थायी बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के लिए हर साल विकास का बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोबा में वीर आल्हा उदल के नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने छुट्टा जानवरों के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल को लागू करने की योजना बनाई है और हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल यहां लागू करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा की सरकार बनने पर गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, 3 गुना होगी पेंशन, अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करने तथा वृद्धा और विधवा पेंशन 3 गुना किए जाने का वादा करते हुए सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि जनता अब भाजपा का सफाया कर देगी। सपा प्रमुख ने शनिवार को हरदोई के संडीला में महाराज सलहियर रघुवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक में कार्य होगा। अखिलेश ने कहा कि हम अभी कोई योजना नहीं बताएंगे क्योंकि भाजपा के लोग इसकी नकल कर लेंगे। उन्होंने वृद्धा और विधवा पेंशन का नाम लिए बिना कहा, हमारी माताओं और बहनों को अभी 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस महंगाई में वो बहुत कम है। सरकार बनी तो 3 गुना रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने लाखों नौकरी देने का वादा किया और कितनी नौकरी दी आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा बिजली इसलिए महंगी हो गई क्योंकि बिजली उत्पादन का कोई कारखाना नहीं खुला। उन्होंने भाजपा पर अपनी सरकार में किए गए कार्यों की नकल का आरोप लगाया। यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी सभी रंगों को जोड़कर गुलदस्ता बना रही है तो एक रंग वाली भाजपा परेशान हो गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देर आए पर दुरुस्त नहीं, बैकफुट पर सरकार, त्याग के बाद भी किसानों को राहत का इंतजार। जी हां दोस्तों,
3 कृषि कानूनों पर राजनीति का पहिया उल्टी दिशा में घूम गया है। पहले अधिक दिखने वाली सरकार न सिर्फ कानून वापस लेने के बाद भी सियासी मैदान में बैकफुट पर है, जबकि किसान संगठन फ्रंट फुट पर हैं। सरकार की उम्मीदों के विपरीत कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के बदले पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हुआ है। कानून वापसी की घोषणा के बाद भी सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है, जबकि किसान संगठन सरकार को और अधिक झुकाकर दूसरी मांगों पर भी मुहर लगवा लेना चाहता है। सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किसान आंदोलन को खत्म करने में जादू की छड़ी की भूमिका निभाएगी। हालांकि किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के साथ उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कानून वापसी की घोषणा ने किसान आंदोलन को नई मजबूती दी है। कृषि कानूनों के बाद सरकार बैकफुट पर है तो किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। पहली बार दबाव में आई सरकार को किसान संगठन और दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार को शीतकालीन सत्र में विपक्ष के मुश्किल सवालों से जूझना है। इसके अलावा उसके सामने विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों की नाराजगी दूर करने की चुनौती है। सरकार में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, MSP पर तर्कसंगत निर्णय करने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में एंट्री पर अड़े किसान प्रदर्शनकारी, यूपी से सटे 4 बॉर्डर सील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किए जाने बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी अब 29 नवंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की जिद पर अड़े हैं। तीनों केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को सिंघू, टीकरी और यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। ऊपर बॉर्डर पर पंचायत भी हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करते हुए भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं यातायात पुलिस ट्विटर पर लोगों को बॉर्डर पर जाम से बचने व वैकल्पिक मार्ग चुनने को जागरूक करती रही। किसी संभावित बवाल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयारी है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह ही पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर उतर आए। सभी थाने खाली नजर आए। पुलिस मुख्यालय में भी केवल पुलिस आयुक्त ही बैठे रहे। बाकी सभी आला अधिकारी और थानों के SHO दल बल के साथ क्षेत्र में गश्त करते रहे। पिकेट लगाकर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक पुलिसकर्मी सतर्क रहे। दिल्ली पुलिस के अलावा विजय चौक पर 1 कंपनी और जिले में 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं गाजीपुर, अप्सरा व चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे, खदेड़ा होइबे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते दिख रही है। वहीं इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी ने अपना गाना लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होइबे, खदेड़ा होइबे है। पार्टी के इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है। रैली में जुटी भारी भीड़ दिखाई गई है, तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनावों में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। गाने को अंत तक देखें तो इस वीडियो में अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिख रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी आज महोबा में भरेंगी हुंकार, यूपी कांग्रेस का दावा, PM मोदी की जनसभा से ज्यादा जुटेगी भीड़। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के महोबा में आज प्रतिज्ञा रैली करेंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाल ही में महोबा पहुंचे। इस दौरान अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने की बात कही। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बुंदेलखंड का महोबा 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों को लुभा रहा है। बुंदेलखंड की 19 सीटों को पाने के लिए पक्ष विपक्ष सभी बेचैन है। वहीं अब प्रियंका गांधी भी आज 27 नवंबर को महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में आ रही हैं। कांग्रेसियों का दावा है कि इस प्रतिज्ञा रैली में PM मोदी की जनसभा से अधिक भीड़ जुटेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू महोबा में अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने बुंदेलखंड को खूब लूटा है। यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ के वैभव को लूट लिया गया, जबकि कांग्रेस में सत्ता के दौरान इस क्षेत्र का खूब ख्याल रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी सिर्फ घोषणाएं करते हैं,
महोबा में प्रधानमंत्री ने किसी भी किसान परिवार से मुलाकात नहीं की। प्रियंका आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। यहाँ वो आकर बुंदेलखंड के लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञाएं बताएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, फिरोजाबाद में सपा और कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा। युवा बोले मिले रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सत्ता के संग्राम के तहत अमर उजाला का चुनावी रथ शुक्रवार शाम को बाईपास रोड स्थित गोपाल आश्रम प्रांगण पहुंचा। यहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त गिनाई तो विपक्षी सपा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार के विकास कार्यों को खुद की कार्ययोजना बताया। आरोप लगाया कि मंजूर हमारी सरकार में हुआ और अब हमारे काम पर पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने जिले में रेलवे ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, चंद्रवार गेट अंडरपास सहित कई सड़कों के काम कराए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार भी विकास कार्य गिनाने में जुटे रहे। इस पर सपा के शिवराज सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में 3960 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट अखिलेश यादव ने लगवाए। जेड़ाझाल योजना, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार की देन है। बसपा के मंडल सेक्टर प्रभारी बबलू सिंह राठौर गोल्डी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा के दावे तो सिर्फ हवाई हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस की ओर से रामनिवास यादव ने कहा कि सांसद राज बब्बर ने आसिफाबाद लेबर कॉलोनी ओवरब्रिज ही नहीं अपितु रेलवे के कई ओवरब्रिज बनवाए। जेड़ाझाल परियोजना, मेडिकल कॉलेज, ईएसआई अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सहित अनेक काम कांग्रेस कार्यकाल में कराए गए। कानून व्यवस्था पर हाथरस की बिटिया का उदाहरण दिया। आम आदमी पार्टी के रघुनंदन दास गुप्ता ने कहा कि विकास देखना है तो दिल्ली जाएं, आप ऐसा ही विकास यूपी में कराएगी। किसान यूनियन के चरण सिंह यादव बोले मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, ऐसे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के खालिद नसीर बोले भाजपा ने 100 रुपए पेट्रोल, सरसों का तेल 200 रुपए, 1000 का सिलेंडर कर दिया। जनता महंगाई से त्रस्त आ चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे पिंकी चक ने एआरटीओ कार्यालय के साथ अन्य विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर किया। चर्चा के बीच निकिता दीक्षित ने शोर शराबा करने वाले नेताओं को ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के मनीष द्विवेदी ने कहा कांग्रेस ही देश को चला सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से गुजारिश, प्रभावित देशों से उड़ानों पर तत्काल लगे रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ने देश दुनिया की चिंता फिर बढ़ा दी है। हाल ही में आया नया B11529 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिला है। इससे पूरी दुनिया के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन के मामले में इस नए वेरिएंट ने अब तक के सामने आए सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। यह नया संक्रमण डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है और उससे कहीं ज्यादा संक्रामक है। वहीं इस बात से चिंतित और सतर्क दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं, जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि अगले महीने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। उड्डयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद यह फैसला किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन देशों को कोरोना को लेकर जोखिम नहीं श्रेणी में रखा है, उन्हें द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों के अनुसार पूर्ण क्षमता से हवाई संचालन का अधिकार मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हुड्डा ने सरकार पर बोला हमला, कहा नौकरी घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि यह घोटालेबाज की सरकार है। घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को नौकरियों में हुए घोटालों की हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हुड्डा ने आरोप लगाया कि घोटालेबाजों को ऊपर से किसी का संरक्षण मिला हुआ है। पिछले कल संविधान दिवस था और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता एवं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म दिवस भी था। इस मौके पर आईएमटी स्थित संविधान स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने उसमें शिरकत की। पूर्व सीएम ने नौकरियों में रिश्वत मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की और कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए दोनों भर्ती कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि नौकरियां किराना की दुकान की तरह बिक रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से उनका समर्थन किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार खेती को लाभकारी बनाए और इसमें जो भी संशोधन की जरूरत है
वो किए जाए और तुरंत प्रभाव से किसानों के साथ बातचीत करें। साथ ही यह भी कहा कि जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और हर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर इन किसान परिवारों की मदद की है। पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार भी मदद कर रही है, इसलिए हरियाणा सरकार को भी पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 1 साल, टीकरी बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे लाखों किसान कृषि कानूनों की वापसी का मना रहे जश्न। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बहादुरगढ़ में नया गांव के पकौड़ा चौक पर विशाल रैली की। कृषि अधिनियमों के निरस्त होने की घोषणा के बाद विजयी नारे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे पंजाब और हरियाणा के किसानों व महिलाओं ने कृषि कानून रद्द होने की घोषणा पर जश्न मनाया। सभी मांगे पूरी न होने तक संघर्ष जारी रखने की घोषणा की गई। किसान नेताओं के मुताबिक यह विशाल सभा जीत के उत्सव के साथ साथ बाकी मांगों के लिए लड़ने का संकल्प भी था। कार्यक्रम की शुरुआत संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। संत राम उदासी का गीत चंद वालियो हक्का दी भेंटोते सभी लोगों ने एक स्वर में गाया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीकेयू एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने का निर्णय एक ऐतिहासिक जीत है जिसे देश के किसानों ने जीता है, लेकिन एमएसपी और सरकारी खरीद समेत बाकी मांगों पर सरकार अब भी खामोश है। संघर्ष का फैसला किसानों की संतुष्टि के अनुसार संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने और शेष मुद्दों के समाधान के बाद ही होगा। तब तक किसान दिल्ली के मोर्चों पर डटे रहेंगे। इस संघर्ष के माध्यम से देश भर के किसानों की एकता को उच्च स्तर पर ले जाने की जरूरत है ताकि कृषि संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े किसान आंदोलन का गठन किया जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करेगी। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति में रैली के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते आ रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार इन मुद्दों पर सरकार के घेरते रहे हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। अब पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को रैली आयोजित की जा रही है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति ने देश में हर परिवार की कमाई, घरेलू आय और बजट को ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की वजह से है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थ की दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार खाने के तेल, दालों और खाद्य पदार्थों की महंगाई से प्रभावित है। गौरतलब है कि देश के 5 राज्यों में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस महंगाई समेत कई और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है।